Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 11th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 11 जनवरी 2022 और है ट्यूसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया गया है। साथ ही साथ यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं, यहां तक पहुंच चुके हो तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना। एक लाइक करने से काफ़ी सपोर्ट मिलता है और हमेशा की तरह हम लोगों ने टारगेट रखा है 2K प्लस लाइक्स का। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर हम लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करते हैं और साथ ही साथ वन वर्ड क्वेश्चंस को भी देखते हैं। और उससे खास बात यह है ये आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों में हेल्प करेगा, क्योंकि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सारे फैक्ट्स को रोजाना डिस्कस किया जाता है और मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी सिखाया जाता है कि कैसे आप लोग आंसर राइटिंग कर सकते हो। ये दोनों काम भी डेली बेसिस पर हम लोग करते हैं। तो सबसे पहली बात, आपको वीडियो बहुत अच्छे से सुनना है। लास्ट में आपके साथ ये वन वर्ड क्वेश्चंस को शेयर करूंगा। इन सभी के आंसर्स आपको इस वीडियो में लास्ट में दिए गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए है ताकि आप वीडियो को अच्छे से सुन पाओ और अच्छे से सुनने के बाद लास्ट में इसको सॉल्व करना, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा कि हाँ यार मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाया हूं। अब हम लोग क्या करेंगे, अपने कल वाले वन वर्ड क्वेश्चन की आंसर कीज को देखेंगे, क्योंकि इसका डिस्कशन डेली बेसिस पर चलता है। तो मैं आपको आंसर कीज बता देता हूं ताकि आप लोग चेक कर सको कि आपने कितने अच्छे से वीडियो सुना था और कितने क्वेश्चन आपने सही किए हैं और कितने गलत किए हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के कौन से सेक्शन के अंदर हर एक कैंडिडेट को अपना एक सेपरेट अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, और वो जो कैंडिडेट है वो उस अकाउंट को इसलिए मेंटेन करता है ताकि उसने जितना भी पैसा खर्चा है अपने इलेक्शंस के अंदर उन सब का एक स्टेटमेंट तैयार कर सके। तो वो है सेक्शन 77। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो एनटीसी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, अभी हाल ही में हम लोगों ने डिस्कशन किया है कि हम लोग चीता को री इंट्रोड्यूस करेंगे भारत के अंदर। तो ये जो चीता है इसको कौन से नेशनल पार्क में लाया जाने वाला है? तो मध्य प्रदेश का एक नेशनल पार्क है कुनो पालपुर नेशनल पार्क, इसके बारे में जरूर ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, हाल ही में यूएस सी ड्रैगन 22 एक्सरसाइज की शुरुआत हो चुकी है और ये किस किस कंट्रीज के बीच में हो रही है? तो इंडियन नेवी है, ऑस्ट्रेलियन नेवी है, कनाडा है और साथ ही साथ यहाँ पर दो कंट्रीज और हैं, वो है जापान और साउथ कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो चीता है ये हमारे कंट्री के अंदर एक्सटिंक्ट हो चुका था, तो इसको एक्सटिंक्ट कब डिक्लेयर किया गया? मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो यहां पर 1952 के अंदर इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया है। दैट इज वाई अभी हम लोग चीता को वापस से री इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इन सभी के आंसर्स बिल्कुल सही सही दिए होंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन को। आज का सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले तो मैं आप लोगों से हमेशा की तरह यही बोलूंगा, चाहो तो आप लोग नोट्स को प्रिपेयर कर सकते हो, अदरवाइज इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप लोग जाकर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। कैसे कैसे नोट डाउन कर सकते हो चीज़ों को, वो भी मैं आप लोगों को साथ में बताता हुआ चलूंगा। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है आज का, खासकर काफ़ी मेहनत करी गई है पीडीएफ्स के अंदर, सॉरी पीपीटीज के अंदर, तो आप लोग इसको भी देखते रहना। तो आर्टिकल पहला तो हमारा जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको पता होना चाहिए हमारे सिलेबस में कहां पर कौन कौन से टॉपिक्स मेंशन्ड है। तो आर्टिकल की यहां पर चर्चा यह है कि इंडिया जो है एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा बाय 2030। तो क्या ऐसा वाकई में होगा? अगर होगा तो क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर न्यूज में क्यों है? क्योंकि एक रिपोर्ट है जिसने ये बात बताई है। उस रिपोर्ट का नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज, ठीक है, IHS यहां पर इसको बोला गया है, IHS मार्केट। तो मार्केट की ये लोग स्पेलिंग ऐसे ही लिखे हुए हैं, ठीक है, एक तरीके से इनका लिखने का तरीका है। तो इस रिपोर्ट ने बताया है कि जो इंडिया है वो यहां पर जापान को ओवरटेक कर देगा और ओवरटेक करने के बाद एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा बाय 2030। तो 2030 तक आप कह सकते हो भारत की इकोनॉमी काफी ज्यादा बेहतर होने वाली है। और आज के टाइम पर फिर कहां पर स्टैंड करता है भारत? तो आज के टाइम पर इंडिया छठी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आपको ध्यान रखना है। अब छठी लार्जेस्ट है तो हमसे पहले 5 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो वो है यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी और यूके। क्लियर हुआ? देन उसके बाद ये IHS मार्केट क्या है? तो एक ग्लोबल लीडर इन इन्फॉर्मेशन है, मतलब आप कह सकते हो एक जेन्युइन रिपोर्ट ये लोग पब्लिश करते हैं और आज के टाइम पर काफी हद तक इनकी इमेज है।
उसके बाद ये लोग ये भी बताते हैं, देखो कभी भी हम लोग इकोनॉमी की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर क्या होता है, वो होता है जीडीपी। ठीक है, किसी भी कंट्री की जीडीपी के बेसिस पर आप लोग किसी भी इकोनॉमी को जज कर सकते हो, है ना। वहाँ की जीडीपी को आपको मेजर करना होगा। जीडीपी क्या होता है, ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपको मालूम होगा। ठीक है, इसको जीडीपी बोलते हैं। और जब भी मैं जीडीपी का नाम लेता हूँ आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला हमेशा बताता हूँ, इसको ज़रूर ध्यान में रखना। जब भी आपसे जीडीपी पूछा जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला चेप देना, मतलब C+I+G+X-M, ये फॉर्मूला है जीडीपी का। मतलब C से कंजम्पशन, I से इन्वेस्टमेंट, G से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और X से एक्सपोर्ट और M से इंपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर हुआ। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग देखते हैं जीडीपी के अंदर आता है। कंट्री के अंदर ये सारी एक्टिविटीज को कैलकुलेट किया जाता है। अगर ये सारी एक्टिविटीज कैलकुलेट की जाती हैं तो इन सब का टोटल जो है वो हमारा जीडीपी कहलाता है। क्लियर हुआ। तो जीडीपी क्या है, तो आज के टाइम पर अगर हम बात करें भारत की जो जीडीपी है, साल 2021 के अंदर 2.7 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास की जीडीपी हमारी इंडिया की देखने को मिली है। और अब एक्सपेक्टेशन ये है, जो कि रिपोर्ट बताती है कि भारत की जीडीपी 2030 तक 8.4 ट्रिलियन के आसपास पहुंचेगी। तो आप इसको इमेजिन कर सकते हो, 8.4 ट्रिलियन के आसपास भारत की जीडीपी ग्रो करेगी। ये एक एक्सपेक्टेशन है जो कि इस रिपोर्ट ने पब्लिश करी है, और काफी हद तक पॉसिबिलिटी हम लोग ऐसा कर पाएं। और इसी की वजह से, क्योंकि हम लोग 8.4 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे, इसी वजह से हम लोग जापान को ओवरटेक करेंगे, क्योंकि जापान की अभी यहां पर जीडीपी कम है। वो हमारे लिए मैटर नहीं करता कि हम लोग यहां पर इसको ध्यान रखें। तो इंडिया इसी वजह से ओवरटेक कर एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा 2030 तक। प्लस इंडिया का जो ग्रोथ रेट है उसको भी प्रोजेक्ट किया गया है, लगभग 8.2% से ग्रोथ देखने को मिलेगी 2021 और 2022 के अंदर। और इससे पहले आप देख पाओगे कोरोना की वजह से हमारी ग्रोथ रेट काफ़ी डिक्लाइन हो चुकी थी। तो अभी हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी ग्रोथ रेट डेवलप हो, और 2022-23 के अंदर भी हमारा जो एक तरीके से ग्रोथ रेट है वो 6.7% के आसपास देखने को मिले। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आखिरकार ये जो हमारी जीडीपी ग्रो हो रही है इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स है। देखो ऑब्वियस ही बात है, जीडीपी ऐसे थोड़ा ना ग्रो होगी, कुछ ना कुछ चीजें डेवलप हो रही होंगी। बिल्कुल, तो अलग अलग सेक्टर्स ने काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सर्विस सेक्टर्स हो गए। ये सब आज के टाइम पर काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से भारत की जो ग्रोथ है वो लगातार हो रही है। ई कॉमर्स सेक्टर हो गए, आज के टाइम पर चीजें डिजिटाइज पहुंच चुकी हैं, मतलब हम लोग डिजिटल वे में काम कर रहे हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए बहुत सारे, ठीक है। तो लगातार ये आप कह सकते हो ये सब सर्कुलेट हो रहे हैं, और इन सब के बेसिस पर जो हमारी इकोनॉमी है, खासकर हमारी जो जीडीपी है, वो रेगुलरली ग्रो हो रही है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो आज के टाइम पर सबसे बड़ी बात यह है, देखो इसको आप लोग अपने पास कोड करके रख सकते हो, ये एक इंपॉर्टेंट है। अब इस आर्टिकल में से क्या क्या निकाल सकते हो, तो सबसे पहला पॉइंट निकाल लेना आज के टाइम पर करेंटली भारत की जीडीपी कितनी है और हम लोग एक्सपेक्टेशन कितनी कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट यहां पर यह निकालना कि हम लोग एक्सपेक्टेशन क्यों कर सकते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया आज के टाइम पर इंडियंस के पास लगभग 1.1 बिलियन, मतलब आप कह सकते हो 1.1 बिलियन इंडियंस हैं जिनके पास इंटरनेट मिलने वाला है 2030 तक। मतलब हम इतने लोग हो जाएंगे, ठीक है। तो 2030 तक ये नंबर इतना हो जाएगा, लेकिन आज के टाइम पर टोटल 500 मिलियन लोग हैं। तो आज के टाइम पर 500 मिलियन लोग आपको देखने को मिलेंगे जिनके पास इंटरनेट है। ये 2020 का डेटा है, लेकिन 2030 तक एक्सपेक्टेशन है ये 1.1 बिलियन हो जाएगा। तो अपने आप में आप कह सकते हो इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है और भी हम लोग ग्रो करते हुए नजर आएंगे। अब बात करते हैं ग्रोथ रेट की, तो यहां पर बोला गया है, देखो जो फ्यूचर है इंडियन इकोनॉमी का वो बहुत ज़्यादा शानदार नजर आ रहा है, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर काफ़ी स्ट्रांग है, स्टेबल है, ऐसा हम लोग इन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के मामले में देखें तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, स्टार्टअप्स हो गया, ये सब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं भारत की रैपिड ग्रोथ रेट के अंदर। ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, और इसी की वजह से इंडिया आगे ग्रो करेगा। और अभी भी हम लोग अगर बात करें तो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। लगातार हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लगातार हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, ऑटोज, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल सेक्टर्स लगातार ग्रो हो रहे हैं। क्लियर हुआ। तो आपने जीडीपी के बारे में सीख लिया, जीडीपी क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते रहना, जो कि मैंने आप लोगों को बताया है। देन उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि अगर हमारी इकोनॉमी इतनी ज़्यादा बढ़ेगी आगे तो इसमें और किन का कॉन्ट्रीब्यूशन मिलेगा, तो मिडिल क्लास का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है। इंडिया को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है मिडिल क्लास से, आपको ध्यान रखना है। आज के टाइम पर मिडिल क्लास फैमिलीज भारत के अंदर बहुत ज़्यादा है। अब क्या है, सबसे बड़े कंज्यूमर यही हैं, ठीक है। जो इंडियन कंज्यूमर है वो यहाँ पर अपना पिछले आगे आने वाले 10 सालों के अंदर जो अपनी स्पेंडिंग है, जो पैसा खर्च रहे हैं, वो इंक्रीज कर देंगे।
करेंगे, ठीक है, वो डबल हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर अगर हम बात करें साल 2020 के अंदर 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का अमाउंट देखने को मिलेगा। तो ये जो स्पेंडिंग है ये लगभग 2030 में 3 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास पहुंच जाएगी। तो आप कह सकते हो जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो बढ़ जाएगा, स्पेंडिंग करेंगे तो यहाँ पर पैसा जो है, मनी जो है वो सर्कुलेट होगा, देन उसके बेसिस पर भी हमारी इकॉनमी ग्रो होती हुई नजर आएगी। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमारी जीडीपी ग्रो कैसे हो रही है, आपने पहला स्टेप सीख लिया, दूसरा स्टेप सीख लिया, तीसरा स्टेप है एफडीआई इनफ्लो देखने को मिला है। मतलब जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, बाहर दूसरी कंट्रीज से जो लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है पिछले 5 सालों के अंदर, इसने भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से अपनी ग्रोथ दिखाई है, ठीक है। लगातार आप कह सकते हो जो इन्वेस्टमेंट है वो ग्रो हुआ है, चाहे वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी मल्टीनेशनल कंपनीज के थ्रू देख लो, जैसे गूगल, फेसबुक, तो इन्होंने भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया के अंदर। और इंडिया आज के टाइम पर आप कह सकते हो काफ़ी मतलब हब बन चुका है, इन्वेस्टमेंट का काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उसके बाद भारत की इकोनॉमी की करंट स्टेट के बारे में बात करें तो इंडिया की जो जीडीपी है आज के टाइम पर, जो करंट प्राइसेस पर अगर हम बात करें तो वो लगभग 694.93 बिलियन डॉलर्स के आसपास की बैठी है। ये प्राइसेस की बात करें, करंट प्राइसेस की, ठीक है। तो ये बताया गया। देन उसके बाद यहां पे बताया गया भारत आज के टाइम पर 4th लार्जेस्ट यूनिकॉर्न बेस्ड कंट्री है इन द वर्ल्ड। मतलब आप देख पाओगे जो यूनिकॉर्न कंट्रीज होती हैं, मतलब कि आज के टाइम पर बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर यूनिकॉर्न कंपनीज आती हैं। अब यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी होती हैं? देखो, यूनिकॉर्न एक प्राइवेटली कंपनी होती है, स्टार्टअप कंपनी होती है, जिसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो स्टार्टअप कंपनी है जिसकी वैल्यू स्टार्टअप में ही 1 बिलियन डॉलर्स के आसपास होती है, 1 बिलियन डॉलर्स के से भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जिसकी भी वैल्यू 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होती है वो हमारी यूनिकॉर्न कंपनी कहलाती है। आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज के टाइम पर भारत के अंदर जो यूनिकॉर्न्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लगभग यहाँ पे बताया गया इंडिया के पास 21 यूनिकॉर्न्स आपको देखने को मिलेंगे, और इसी वजह से भारत यहाँ पर चौथा लार्जेस्ट यूनिकॉर्न बेस बन चुका है। इससे पहले यूएस भी है और भी बहुत सारी कंट्रीज है, चाइना भी है, जहाँ पर यूनिकॉर्न स्टार्टअप आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। आज के टाइम पर इंडिया की चौथी रैंक आती है, तो इसमें ज़रूर ध्यान रखना कि यूनिकॉर्न कंपनीज क्या होती हैं, ठीक है। तो जिनका आप कह सकते हो कि स्टार्टअप वैल्यू जो है वो लगभग 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा होती है, जैसे कि आज के टाइम पर अनअकैडमी हो गया, वो भी यहाँ पर एक यूनिकॉर्न है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, क्योंकि अनअकैडमी से आप सबसे ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, बायजूस से अच्छे से समझ सकते हो, इसी वजह से यहाँ पर इसका नाम लिया। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो, सॉरी नेक्स्ट आर्टिकल बोल रहा हूँ, आगे क्या बात की गई है, तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है इसको बूस्ट किस प्रकार से किया जा रहा है, प्लस आज के टाइम पर बूस्टअप कैसे मिला है, ये सब आपने देखा। लेकिन उसके बाद एक चीज़ और आती है कि सरकार का इसमें रोल नहीं है। देखो, सरकार का भी काफ़ी बड़ा रोल है। सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाए हैं हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। मेंस एग्जामिनेशन में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जब भी आप लोग इकोनॉमी के क्वेश्चन देखोगे तो इनिशिएटिव्स भी पूछ लिए जाते हैं कि हाँ, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स उठाए हैं। तो इस इनिशिएटिव के अंदर एक है मेक इन इंडिया, नेशनल पॉलिसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, आप देख पाओगे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हम लोग रेगुलरली चला रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लिए आपको मालूम होगा, टेक्सटाइल के लिए, ठीक है, और भी बहुत सारे के लिए हम लोग लगातार ये कर रहे हैं कि पैसा प्रोवाइड करवाएंगे प्रोडक्शन के बेसिस पर। कंट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके बदले में इंसेंटिव सरकार प्रोवाइड करवाएगी, जिससे अगेन हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्लस टेलीकॉम सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स करे गए, जिसके बेसिस पर भी आज के टाइम पर आप देख सकते हो कि लगातार इकोनॉमी ग्रो हो रही है। उसके बाद आज के टाइम पर हम लोग फोकस कर रहे हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ऊपर, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर हम लोग करंट की बात करें तो इंडिया लगातार फोकस कर रहे हैं हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज के ऊपर। हमारा प्लान ये है हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से इंक्रीज करें। मतलब कि रिन्यूएबल सोर्सेज का आप मतलब समझ गए होंगे, जैसे कि हमारी विंड एनर्जी हो गया या सोलर एनर्जी हो गया, हम इनका इस्तेमाल करके अपनी पावर का जनरेशन करें। इससे क्या होगा, जो पोल्यूशन है हमारा, क्योंकि आज के टाइम पर जो पावर जनरेशन है वो कोयले से या फिर ऐसे मेथड से हो रहा है जहां पर पोल्यूशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो हम लोग अगर रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद जो हमारा ये पोल्यूशन का सेक्टर है वो खत्म होगा, पोल्यूशन हम लोग कम करेंगे, और खासकर जो सोलर पैनल्स है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करेंगे। इनफैक्ट हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 2030 तक हम लोग अपनी 40% जो एनर्जी है वो नॉन फॉसिल सोर्सेज से जनरेट करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे सोर्सेज से जहां से पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियर हुआ? उसके बाद हमारी जो कैपेसिटी आज के टाइम पर वो इंक्रीज हो चुकी है। आपको मालूम होगा जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो लगभग 175 गीगाटन तक हो चुकी है लगभग 2022 तक। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हम लोग इतना इंक्रीज करने वाले हैं, और प्लस आज के टाइम पर फोकस ये भी किया जा रहा है हम लोग 2030 तक ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी को आगे लेकर आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा जो पोल्यूशन है उसको कम कर सके। तो हमने 2030 तक अपने बहुत सारे टारगेट्स रख रखे हैं ताकि हम लोग लगातार रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करें। आई होप आप लोग को आर्टिकल काफ़ी अच्छे से शानदार तरीके से एक एक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुकी है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अब जैसे मैंने आर्टिकल डिस्कस किया, आपको मैं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। उस आर्टिकल में से सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट निकालकर अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना, पूरा आर्टिकल चेपने की जरूरत नहीं है,
ठीक है। 5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, जैसे कि इकॉनमी कहाँ से कहाँ तक हमारी जा सकती है, कौन सी रिपोर्ट ने बताया है, प्लस हम लोग कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है, हेडिंग डाल लेना, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 पॉइंट ऐसे आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब पूरी महाभारत लिख दिया है, नोट्स आपको बनाने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 पॉइंट्स उसके अंदर से इनकॉर्पोरेट कर लेना। अगले आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चर्चा की गई है, तो डिस्कस करेंगे आखिरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। ठीक है, काफी बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं, तो छोटा सा डिस्कशन रहेगा इस आर्टिकल का, छोटी सी इंफॉर्मेशन दूंगा, ज्यादा डिटेल में यहां पर हम जाएंगे नहीं। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है, इन्होंने यहाँ पर एक पीआईएल, देखो एक पीआईएल फाइल करी गई थी, उस पीआईएल के रिस्पॉन्स में यहाँ पर बोला इन्होंने, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करने का मैटर है, बेसिकली ये एक पब्लिक पॉलिसी है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन कोर्ट के रिगार्ड इशू नहीं की जाएगी। देखो अब मुद्दा क्या है ना, मुद्दा ये है, हम लोग लगातार फोकस ये कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को जल्द से जल्द इंप्लीमेंट कर दें, लेकिन अभी तक हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो मैं आपको बताता हूं एग्जैक्टली यहाँ पर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, बस इतना समझाने के लिए मैंने इस आर्टिकल को लगाया था। और आप लोगों को एग्जैक्टली मालूम भी होगा, बहुत सारे लोगों को तो मालूम होगा, लेकिन जिनको नहीं मालूम है आपको आज अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, आप एक वर्ड सुन रहे होंगे यूनिफॉर्म, मतलब कि सबको एक तरीके से समान रखा जाए, है ना। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड बेसिकली एक ऐसा लॉ होने वाला है जो कि हमारे कंट्री के अंदर अप्लाई किया जाएगा सारी रिलीजियस कम्युनिटीज़ के ऊपर। देखो आज के टाइम पर होता क्या है, हमारे कंट्री के अंदर आपको अलग अलग रिलीजन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि हमारी कंट्री की खूबसूरती भी है, हिंदू, मुस्लिम, उसके बाद यहाँ पर क्रिश्चियन, सिख, आपको अलग अलग रिलीजन्स देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है, अलग अलग रिलीजन में मैरिजेस होती हैं, शादी होती हैं, डाइवोर्स होते हैं, प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे मुद्दे होते हैं, एडॉप्शन को लेकर बहुत सारे मैटर्स होते हैं। अब होता क्या है यहाँ पर, इनके जो ये भी मैटर्स हैं सब अलग अलग रिलीजन के अंदर अलग अलग हिसाब से देखे जाते हैं। मुस्लिम के अंदर मुस्लिम लॉज के हिसाब से, हिंदू के अंदर हिंदू लॉज के हिसाब से, क्रिश्चियन के अंदर क्रिश्चियन लॉज के हिसाब से, तो अलग अलग मैटर्स अलग अलग लॉ से देखे जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ पर जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो बढ़ जाती है। ठीक है, केसेस को इतना जल्दी सॉल्व किया नहीं जा पाता है, मैटर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, अलग अलग हिसाब से देखना पड़ता है। ठीक है, अलग अलग आप कह सकते हो रिलीजन्स लॉज के हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ता है, तो मैटर जो है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाता है, तो हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाते। तो बोला गया क्यों ना इन सब के लिए एक ही लॉ लिया जाए, जिसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो एक ही लॉ होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, और सभी के ऊपर सभी केसेस जो भी होंगे उनके ऊपर यहाँ पर इस लॉ के हिसाब से मुद्दा लिया जाएगा, इस लॉ के हिसाब से आगे केस को देखा जाएगा। तो एक ही यहाँ पर समान लॉ होगा सभी के लिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 44 यहाँ पर बात करता है कि देखो बिल्कुल जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसको अप्लाई करना चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड अप्लाई होना चाहिए। अब आर्टिकल 44 है क्या जो कि ये बात करता है, तो आर्टिकल 44 हमारा डीपीएसपी, आपको मालूम होगा डीपीएसपी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पॉलिटी का, जिसको हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। तो आर्टिकल 44 हमारा डीपीएसपी देखने को मिलेगा। डीपीएसपी को यहां पर, तो इसको नॉट एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट रखा गया कि मतलब आप लोग यहां पर इस मुद्दे पर कोर्ट ना पहुंच जाओ, कोर्ट के अंदर यहां पर इसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें ज़्यादा कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। बस खाली याद रखना यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर कहाँ पर मेंशन है, आर्टिकल 44 के अंदर आपको ये मेंशन देखने को मिलेगा, एंड आर्टिकल 44 इज वन ऑफ आर डीपीएसपी। क्लियर हुआ। देन उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं हम लोग आज के टाइम पर ये जो यूनिफॉर्म कोड्स हैं, क्या इसका स्टेटस भारत के अंदर क्या आज के टाइम पर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, पहले हम इसको समझते हैं। तो अगर हम इंडियन लॉज के बारे में बात करें तो इंडियन लॉज आज के टाइम पर यूनिफॉर्म कोड को एक तरीके से फॉलो करते हैं ज़्यादातर मैटर्स के अंदर, जैसे कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सिविल प्रोसीजर कोड हो गया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट हो गए, पार्टनरशिप एक्ट 1932 हो गया, एविडेंस एक्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा बहुत आप कह सकते हो यूनिफॉर्म कोड्स के बारे में मेंशन्ड है, बस प्रॉपरली यहाँ पर आप देख पाओगे चीज़ें मेंशन नहीं देखने को मिलेंगी। अब इसमें भी क्या होता है, यहाँ पर जो स्टेट्स हैं वो बहुत सारे सौ अमेंडमेंट कर देते हैं, इसकी वजह से आप कह सकते हो चीज़ें और ज़्यादा डाइवर्स हो जाती हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, हम लोग सभी चीज़ को आराम से टैकल कर सकते हैं। ठीक है, तो डीपीएसपी में यहाँ पर यही चीज़ें मेंशन्ड है, क्योंकि डीपीएसपी में यह है कि हम लोग आगे इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना आगे इनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, सरकार के पास कोई भी पैसा हो, अच्छे से यहाँ पर चीज़ें फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी हो तो आगे वो इंप्लीमेंट कर सकती हैं। क्लियर हुआ। अगर हम इसका बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, देखो ये इसका जो ओरिजिन है वो कॉलोनियल इंडिया से ही हो चुका था। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको कॉलोनियल इंडिया से यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट सबमिट कर दी थी 1935 में। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी को लेकर एक जोर दिया था कि बिल्कुल जो यूनिफॉर्मिटी है ये होनी चाहिए। तो इंडियन लॉज के अंदर यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो जो नींव है ये वहीं से रखी गई है, ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में सारी चीज़ें मेंशन कर दी गई थी। तो क्लियर हुआ, यहाँ पर भी ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है।
अब जब ब्रिटिश रूल एंड होता है तो उसके बाद यहाँ पर सरकार एक तरीके से कमेटी बनाती है, BN राव कमेटी, ताकि हम लोग हिंदू लॉ को कॉडिफाई करें 1941 के अंदर। तो इस प्रकार से कहानी आगे चलती है, लेकिन तब तक आप देख पाओगे अभी भी जो पर्सनल लॉज है वो सारे सेपरेट हुआ करते थे। मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, पारसीस के लिए अलग अलग आपको सेपरेट लॉ देखने को मिलेंगे। अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसकी प्रॉपरली मांग कब से हुई है? जब से यहाँ पर जो शाहबानो केस हुआ था, ठीक है, जो शाहबानो केस हुआ था उसके बाद से यहाँ पर प्रॉपरली मांग देखने को मिलेगी। तो अभी शाहबानो केस डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी डिस्कस करने लगे तो काफ़ी लंबा और वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे नहीं, अभी फिलहाल हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझ रहे हैं। तो इसकी शुरुआत जो है शाहबानो केस से हो चुकी थी, 1985 का ये केस देखने को मिलता है। इतना हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आप समझ में आ चुका है यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कौन से आर्टिकल से आ रहा है ये भी पता है, DPSP के अंदर ये भी पता है, बस इतना जरूर ध्यान रखना। देन उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या याद रखेंगे कि अब यहाँ पर जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है, अगर हम लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं तो इसका इम्प्लीकेशन हो क्या सकता है, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सबसे पहली बात यहाँ पर बोला गया जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, जो आज के टाइम पर माइनॉरिटीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन मिलेगी। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसका मेन मकसद ही यह है कि वल्नरेबल सेक्शंस को एक तरीके से हम लोग प्रोटेक्शन दे सकें। और ये अंबेडकर जी का एक पूरा का पूरा ड्रीम था कि हम लोग जो माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो कमज़ोर लोग हैं या फिर बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेगा, तो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम है, तो उनको हम लोग आगे फेवर कर सकें, उनको हम लोग सपोर्ट कर सकें। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से उनको एक सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, जब यहाँ पर सारी चीज़ें समान हो जाएंगी। तो उसके बाद जो लॉ है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, अभी अलग अलग हिसाब से काम चलता है, अलग अलग जो रिलीजन्स हैं उनके हिसाब से आप कह सकते हो लॉज हैं, ठीक है, उन्हीं लॉज के हिसाब से हम लोग सारे केसेस को देखते हैं, चाहे वो डाइवोर्स का हो, ठीक है, या फिर कोई भी केसेस हो, मैरिज का केस हो। तो इसमें क्या होता है, चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। तो आप कह सकते हो जब हमारे पास यूनिफॉर्म सिविल कोड रहेगा तो चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हो जाएंगी, हम लोग आराम से चीज़ों को लेकर चल सकेंगे और केसेस भी बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व किए जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, एक चीज़ और है कि अगर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको लागू करते हैं, तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जो हमारा सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, सेक्युलरिज्म की आइडियोलॉजी है, उसको हम लोग उसका पालन कर पाएंगे। अब सेक्युलरिज्म क्या है कि यहाँ पर आप कह सकते हो काफ़ी सारे रिलीजन साथ में मिलकर रह रहे हैं, ठीक है। सेक्युलरिज्म एक अपना आप में इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि प्रियम्बल के अंदर मेंशन्ड है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर ये भी बोलता है कि हम लोग को एक कॉमन लॉ की ज़रूरत है, एक ही लॉ की ज़रूरत है जो कि हर एक सिटीजन्स को अच्छे से यहाँ पर ट्रीट कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। सेक्युलरिज्म मतलब ही यही है कि हम लोग यहाँ पर आज के टाइम पर सारे रिलीजियंस मिलकर एक साथ रहते हैं इंडिया के अंदर। उसके बाद अब हम जेंडर जस्टिस के बारे में बात करें तो यहाँ पर जेंडर जस्टिस भी मिला करेगा। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आएंगे तो इससे होगा क्या, जो पर्सनल लॉज है वो एग्जिस्ट, जो भी पर्सनल लॉज आज के टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं वो खत्म होंगे, ठीक है, वो सीज होंगे। देन उसके बाद क्या होगा, हम लोग जो भी एक तरीके से हर एक लॉ के अंदर अलग जो चीज़ें देखने को मिली थी, जेंडर बाइस वाली चीज़ें देखने को मिली थी, वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। एक जेंडर जस्टिस भी यहाँ पर मिला करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। अब इसके अंदर चैलेंज क्या है, तो बहुत सिंपल सा यहाँ पर ये इसका एक आंसर हो सकता है। चैलेंज ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25 कुछ और बोलता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 25 ये बोलता है कि आप लोग अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने रिलीजन को आराम से फ्रीडम के तौर पर एक खुले आप बिल्कुल फ्री होकर उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, आप अपने रिलीजन का प्रसार कर सकते हो। तो आर्टिकल 25 तो ये बोलता है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड से यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट में आ जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में हम लोग बात कर रहे हैं जितने भी पर्सनल लॉज हैं इनको हटाकर हम लोग एक पूरी तरीके से समान सबके एक समान नागरिक संहिता रखें, ठीक है, सबको एक बराबर देखें। तो ये चीज़ें भी यहाँ पर इंप्लीमेंट होती हुई नजर आएंगी। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग को यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में समझ में आ चुका है। तो अब क्या करना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको 3-4 पॉइंट्स अपने नोट्स के अंदर उतार लेने हैं। कौन कौन से, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है आपको क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसका जो शुरुआती कहाँ से हो चुका था, शाहबानो केस से हो चुका था, ये भी आपको ध्यान रखना है, इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या लिखना, यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन से आर्टिकल से निकल कर आता है, DPSP मेंशन्ड है, कहाँ पर मेंशन्ड है, प्लस इसके रिगार्डिंग क्या चैलेंज हो सकता है। तो एक एक लाइन में आप कह सकते हो 5 लाइन में ये खत्म हुआ। तो इंडियन इकॉनमी वाला 5 लाइन में आर्टिकल खत्म हो चुका है, दूसरा आर्टिकल भी 5 लाइन में खत्म हो चुका है। तो ऐसे ही यहाँ पर आपको नोट्स बनाना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। बस आपको आइडिया रखना है, अगर डिटेल में लिखते रहोगे तो रोजाना अगर ऐसे हम करंट अफेयर पढ़ लेंगे, क्योंकि करंट अफेयर इशूज़ रोजाना चर्चा में है, तो इससे तो मतलब क्या ही मतलब कितनी किताबें भर जाएंगी यार, कितनी कॉपीज़ भर जाएंगी। तो ज़रूर इस पर यार में ध्यान रखना, थोड़े थोड़े पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है। मैं ऐसे ही बताता रहूँगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मैं एक्सट्रैक्ट करके बताता रहूँगा। अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इंडिया नेपाल के रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, सारे रिलेशंस डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड से लेकर करंट रिलेशंस क्या है, क्या चैलेंजेस है, सब कुछ यहाँ पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चर्चा में क्यों है, क्योंकि एक नए ब्रिज को बनाया जा रहा है इंडिया और नेपाल के बीच में।
तो हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर इस पूरे प्लान को क्लियर किया कि हम लोग क्या करेंगे, एक नया ब्रिज कनेक्ट करेंगे इंडिया नेपाल के बीच में। इंडिया नेपाल के बीच में एक महाकाली रिवर है, ठीक है, उस रिवर के ऊपर यह ब्रिज बनाया जाएगा। और यह ब्रिज कहाँ पर एग्जैक्टली देखने को मिलेगा, तो इस मैप को देख सकते हो। तो ये हमारा महान भारत, ऊपर आपको नेपाल देखने को मिलेगा। ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली यहाँ के बारे में चर्चा हो रही है, ठीक है। ये वाला जो लाइन है यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपको नेपाल देखने को मिलेगा, इधर आपको इंडिया वाला पोर्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तराखंड का ये आपको धारचूला वाला एरिया देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। तो ये जो ब्रिज है बेसिकली ये लिंक करेगा उत्तराखंड के धारचूले को किससे, नेपाल के धारचूला से, ठीक है। तो आपको इसके बारे में जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। तो महाकाली रिवर के ऊपर ये ब्रिज बनाया जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहली चीज तो ये नोट डाउन कर लेना, जिससे क्या होगा, हमारे रिलेशंस काफी इंप्रूव होंगे, ठीक है। और कैसे होंगे वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूं। तो ये आपने समझा कि हाँ ब्रिज बना रहे हैं, इसी वजह से चर्चा में है। अब इस ब्रिज का इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, जो ये ब्रिज है ये कंप्लीट किया जाएगा आने वाले 3 सालों के अंदर। तो 3 सालों में ये पूरी तरह से कंप्लीट होगा। इससे दोनों कंट्रीज का जो रिलेशनशिप है वो और ज़्यादा बेहतर होंगे। इंडिया नेपाल जो आज के टाइम पर थोड़े बहुत रिलेशंस के अंदर इश्यूज देखने को मिल रहे थे केपी शर्मा ओली के टाइम पर, लेकिन आज के टाइम पर जो रिलेशंस है वो थोड़े से इंप्रूव हो रहे हैं। प्लस इंडिया नेपाल मिलकर आज के टाइम पर आप कह सकते हो कि जब ये ब्रिज बनाएंगे तो इससे क्या होगा, इन दोनों की जो फ्रेंडशिप है प्लस कॉपरेशन है वो भी काफ़ी इंप्रूव होगा। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन इस ब्रिज का ये हेल्प करेगा कि जो उत्तराखंड के अंदर पीपल हैं प्लस नेपाल के अंदर पीपल है उनके बीच में एक लिंक देखने को मिले, तो उनसे भी काफ़ी हद तक एक लिंक देखने को मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया ये ब्रिज महाकाली रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है। अब महाकाली रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए, इस रिवर को हम लोग शारदा रिवर भी बोलते हैं या फिर काली गंगा भी बोलते हैं इन उत्तराखंड। ये उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगी, तो इसको शारदा या फिर काली गंगा भी बोला जाता है। ये ज्वाइन करती है घाघरा नदी को हमारे उत्तर प्रदेश में आकर, ठीक है। तो ध्यान रखना है, घाघरा नदी जो कि एक तरीके से गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि गंगा नदी की सहायक नदी है। उसके बाद इस रिवर के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं। टनकपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। चमेलिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अलग अलग यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर इस नदी के ऊपर देखने को मिलेंगे। और प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, आप लोग को मालूम होगा। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मुझे शायद याद नहीं आ रहा, तपोवन करके है ना, यूपीएससी प्रीलिम्स से पूछा गया था तपोवन प्रोजेक्ट करके, तो उत्तराखंड के अंदर यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो जरूर इसके बारे में ध्यान रखना। अब बात करते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। हमने यहाँ पर करंट इशू समझा कि एग्जैक्टली करंट सिनेरियो क्या है, इंडिया नेपाल के बीच में क्या एक डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अब जो बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि जीएस पेपर 2 के अंदर में आता है। यहाँ पर नोट डाउन करना चाहो तो करते रहना, इंडिया नेपाल के रिलेशंस कहाँ पर स्टैंड करते हैं। पहली चीज यहाँ पर इनके ऐतिहासिक टाइज को देखेंगे, मतलब कि हिस्ट्री में किस प्रकार के रिलेशंस रहे हैं। तो देखो अगर हम इतिहास के रूप में देखें तो नेपाल हमेशा से ही एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नेबर कंट्री रहा है भारत की, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो चाहे हिस्टोरिकल टाइज हो, कल्चरल हो, इकोनॉमिक टाइज हो, कहीं ना कहीं आप सारे टाइज देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग नेपाल से आते हैं, भारत के अंदर आज के टाइम पर रहते हैं, और बहुत सारे लोग आप देख पाओगे इंडिया के भी नेपाल में देखने को मिल जाते हैं। इंडिया और नेपाल दोनों मिलकर काफ़ी सारे सिमिलर टाइज को एक तरीके से शेयर करते हैं, खासकर हिंदुइज्म को लेकर, बुद्धिज्म को लेकर। आप ये भी देख सकते हो कि जो गौतम बुद्धा जी थे, ठीक है, इनका जो एग्जैक्टली बर्थ प्लेस था, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी के अंदर। और लुम्बिनी कहाँ पर है, वो नेपाल के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, लुम्बिनी नेपाल के अंदर है, वहाँ पर गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। तो आप कह सकते हो बुद्धिज्म हो चाहे हिंदुइज्म हो, इन दोनों के बेसिस पर भी इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो अपने आप में काफ़ी हद तक लिंक करते हैं। क्लियर हुआ। प्लस उसके बाद दोनों कंट्रीज के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रीज अपने आप में एक बॉर्डर को तो शेयर करती हैं, साथ ही साथ इन दोनों कंट्रीज के बीच में बहुत सारे बॉन्ड हैं, चाहे वो मैरिजेस को लेकर हो, फैमिली टाइज को लेकर हो, ठीक है, शादियां भी होती हैं, ठीक है। प्लस फैमिलीज के बहुत सारे आप कह सकते हो रिलेशंस वगैरह भी वहां पर देखने को मिलते हैं। तो काफी सारे टाइज आप देख पाते हो आज के टाइम पर इंडिया और नेपाल के बीच में, ठीक है, जिसको हम लोग रोटी बेटी का रिश्ता भी बोलते हैं। ऐसी चीज भी हम लोग यहाँ पर देख पाते हैं इंडिया नेपाल के बीच में। और इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशंस हैं वो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप ऑफ 1950 से काफ़ी तेजी से बढ़े हैं। तो एक इनके बीच में ट्रीटी साइन करी गई थी, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, कब, 1950 में। तो उसके बाद से जो रिलेशंस है वो लगातार बढ़ते हुए चले गए। बहुत सारी नदियां जो है नेपाल से ऑरिजिनेट होती हैं, ठीक है, नेपाल से निकलकर आती हैं, जो कि इंडियन नदी के अंदर आती हैं। अब इंडिया के अंदर वो आती हैं और इंडिया के अंदर बहुत सारे आप कह सकते हो रिवर सिस्टम को फीड करती हैं। हमारे पास भी बहुत सारे रिवर सिस्टम है, वहाँ पर आप कह सकते हो मतलब 12 के 12 महीने, पेरेनियल मतलब 12 के 12 महीने आप कह सकते हो क्या करती हैं, ये फीड करती हैं। तो जो बहुत सारी नदियाँ नेपाल से निकलकर आती हैं उनका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भारत के अंदर, चाहे वो इकोलॉजी के मामले में आप देख पाओ, चाहे वो हाइड्रो पावर के मामले में देख पाओ। तो हर प्रकार से पावर हम लोग को वो नदियाँ भी प्रोवाइड करवा रही हैं। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ट्रेड और इकोनॉमी को लेकर, दोनों के बीच में ट्रेड और इकोनॉमी को लेकर कहां पर सिचुएशन स्टैंड करती है।
तो यहाँ पर इंडिया आज के टाइम पर नेपाल का लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर देखने को मिलेगा। इंडिया के फॉर्मर जो पीएम है वो ये थे केपी शर्मा ओली। इनके टाइम पर रिलेशंस काफ़ी खराब रहे थे, ये आपको मालूम भी होगा, क्योंकि इनका जो झुकाव है वो चाइना की साइड में ज़्यादा रहा और चाइना का इन्फ्लुएंस इसी वजह से नेपाल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा। दैट इज़ वाई यहाँ पर रिलेशंस काफ़ी खराब हुए। लेकिन आज के टाइम पर नेपाल के करंट पीएम कौन है, नीचे उनका नाम भी आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है। तो इंडिया और नेपाल की अगर हम ट्रेड के बारे में बात करें तो इंडिया आज के टाइम पर नेपाल का एक लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर देखने को मिलेगा। प्लस हम लोग काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं नेपाल के अंदर और कर भी चुके हैं, आपको यह भी ध्यान रखना है। फिर उसके बाद कनेक्टिविटी के बारे में बात करें तो नेपाल बेसिकली एक लैंडलॉक कंट्री। अब लैंडलॉक कंट्री का मतलब है कि इसके इर्द गिर्द आप देख पाओगे हमें हर जगह पर आपको कंट्रीज देखने को मिलेंगे, मतलब चारों तरफ से कवर है। ये आप देख पाओगे, ये हुआ हमारा महान भारत, ऊपर आपको ये नेपाल वाला रीजन नजर आएगा। क्लियर हुआ? इसको आप जूम करोगे तो इस प्रकार से आपको नेपाल देखने को मिलेगा। ऊपर आपको चाइना नजर आ जाएगा, नीचे इंडिया नजर आ जाएगा, जिसको हम लोग चाइना बेसिकली ये जो रीजन है पहले तिब्बत वाला हुआ करता था, चाइना ने इसको कब्जा लिया है, यह भी आपको मालूम होगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर ये नेपाल वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो ये लैंडलॉक है, इधर से भी लैंड है, इधर से भी लैंड है और इधर से भी लैंड है, इधर से भी लैंड है। तो यहाँ पर एक लैंडलॉक कंट्री ये देखने को मिल जाती है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बात करें, एक सेकंड, हम लोगों ने पीछे अभी कुछ पॉइंट्स छोड़े हैं शायद, हाँ। तो यहाँ पे बात करें तो नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है और इनके रिलेशंस काफ़ी बेहतर है आज के टाइम पर, ये भी हमने समझा। इंडिया नेपाल की जो कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, इनकी वजह से आप कह सकते हो जो पीपल टू पीपल लिंकेजेस हैं वो भी काफ़ी हद तक प्रमोट किए गए हैं। रिसेंटली अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की वजह से भी काफ़ी हद तक रिलेशंस बढ़े हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है इसको साइन किया गया था दोनों सरकारों के बीच में, इंडिया और नेपाल की दोनों सरकारों के बीच में एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया गया। क्यों साइन किया? कि हम लोग एक इलेक्ट्रिक रेल से कनेक्टिविटी बनाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेल ट्रैक बनाया जाएगा जो कि काठमांडू से इंडिया के रक्सौल तक कनेक्ट किया जाएगा। तो नेपाल और इंडिया के बीच में कनेक्टिविटी के ऊपर हम रेगुलरली काम कर रहे हैं, इसके ऊपर MOU को भी साइन किया है। प्लस हम लोग जो है जल मार्ग जो है उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं कि वाटरवेज को बनाया जा सके। जल मार्ग होगा तो हम लोग काफ़ी सारा सामान जो है भेज पाएंगे आराम से, तो उसके अंदर भी हम लोग को हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं डिफेंस कॉपरेशन के बारे में, ठीक है। तो इंडिया नेपाल के जो डिफेंस कॉपरेशन है वो कैसे हैं, ठीक है। डिफेंस कॉपरेशन भी काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम बायलैटरल डिफेंस कॉपरेशन की बात करें तो भारत काफ़ी सारा असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है नेपाल की आर्मी को। हम लोग बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी देते हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। इनफैक्ट आज के टाइम पर इंडिया का जो गोरखा रेजिमेंट आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर भी जो रिक्रूटमेंट है वो नेपाल के कुछ हिल डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से किया जाता है। तो मतलब डिफेंस कोऑपरेशन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। दोनों कंट्रीज़ की जो डिफेंस है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से काम करती है। प्लस दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक अभ्यास भी होता है, आपको उसके बारे में ध्यान रखना है। ये जॉइंट मिलिट्री अभ्यास है, 2011 से रेगुलरली हम लोग हर साल इसको कर रहे हैं। इसका नाम है सूर्य किरण, ठीक है। रिसेंटली भी अभी यहाँ पर ये अभ्यास हुआ है। तो ये सूर्य किरण किस किस के बीच में होता है? इंडिया और नेपाल के बीच में ये अभ्यास होता है, इसका नाम ज़रूर ध्यान रखना। कल्चरल टाइज के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रीज़ के कल्चरल टाइज बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। संस्कृति के मामले बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, कॉन्टैक्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट काफ़ी अच्छा रहा है। हालांकि केपी शर्मा ओली के टाइम पर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी थोड़ा सा खराब हुआ था, लेकिन अब हम लोग फोकस ये कर रहे हैं कि हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी अच्छा रहे, ठीक है। हमारे जो कल्चर्स हैं बेसिकली वो भी काफ़ी हद तक शेयर होते हैं। इनफैक्ट इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए, कल्चर रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए भारत ने नेपाल के साथ साइन किया है 3 सिस्टर सिटी अग्रीमेंट। 3 सिस्टर सिटी अग्रीमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, देखो यहां पर आप लोग देख पाओगे 3 सिस्टर सिटी अग्रीमेंट का मतलब है काठमांडू से वाराणसी, मतलब काठमांडू वाराणसी दोनों यहां पर एक जैसी जगह देखने को मिलेंगी। लुम्बिनी और बोधगया आपको एक जैसी देखने को मिलेंगी। जनकपुर और अयोध्या आपको एक जैसी देखने को मिलेंगी। ये 3 प्लेसेस हुई नेपाल की और ये 3 प्लेसेस हुई इंडिया की। तो मतलब ये दोनों एक जैसी देखने को मिलेंगी और लोगों का पीपल टू पीपल कांटेक्ट बने, लोग यहाँ पर आए ट्रैवल करने। इनसे क्या होगा, जो कल्चरल टाइज हैं एक दूसरे कंट्रीज की वो इंप्रूव होंगी। तो बताया गया है जैसे काठमांडू है वैसा ही वाराणसी है। अब एग्जैक्टली इसको हम लोग कैसे रिलेट कर सकते हैं? जैसे जो काठमांडू है वहां पर आपको पशुपतिनाथ टेम्पल देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद वाराणसी के अंदर आप देख पाओगे काशी टेम्पल देखने को मिलेगा, तो इससे एक लिंक बन जाता है। उसी प्रकार से जैसे अयोध्या है, अयोध्या के अंदर लॉर्ड राम जी का जन्म हुआ है ना, ये आप कह सकते हो। फिर उसके बाद अयोध्या को यहाँ पर लिंक किया गया जनकपुर से, तो जनकपुर यहाँ पर एक फेमस जगह आपको देखने को मिलेगी क्योंकि यहाँ पर सीता जी का जन्म हुआ था, ठीक है। अगर हम हिंदू एपिक रामायण के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर वही चीज़ें मेंशन है, जनकपुर के अंदर जन्म हुआ था। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो एक लिंक है। तो इन दोनों के लिंक को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है। तो इसको लेकर ये चर्चा की गई थी कि इनके लिंक को और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तो इससे होगा क्या, इससे दोनों कंट्रीज़ के जो कल्चरल रिलेशंस है वो और ज़्यादा प्रमोट होंगे। इसी के बेसिस पर
हमने इसको साइन किया, लोग यहाँ पर ट्रैवल भी करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की। तो भारत जो है आज के टाइम पर नेपाल को काफ़ी सारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। अब आपको क्यों? क्योंकि नेपाल एक ऐसी जगह पर आता है, उसकी लोकेशन नेचुरली प्रकृति की तौर पर अगर हम देखें तो लोकेशन ही ऐसी है जहाँ पर अर्थक्वेक, फ्लड्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं, तो काफ़ी नुकसान भी होता है। तो भारत यहाँ पर हमेशा एक एज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस खड़ा रहता है। भारत हमेशा से ही सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है और नेपाल एक बिगेस्ट रिसिपिएंट है भारत का, मतलब भारत से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को काफ़ी हद तक रिसीव भी करता है। उसके बाद मल्टीलेटरल पार्टनरशिप की बारे में बात करें तो इंडिया और नेपाल दोनों आज के टाइम पर बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर अपनी पार्टनरशिप को शेयर करते हैं, चाहे वो बिम्स्टैक हो गया, ठीक है, उसका नॉन अलाइंड मूवमेंट हो गया, सार्क हो गया, ये सारे ग्रुप्स है। बिम्स्टैक की फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो इन पर्टिकुलर ग्रुप्स के अंदर भी आप लोग देख पाओगे कि दोनों कंट्रीज का पार्टनरशिप काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। अब दोनों कंट्रीज के बीच में चैलेंजेस क्या हैं, प्रॉब्लम्स क्या हैं? देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है चाइना का इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा है। जैसे आज के टाइम पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में चाइना का इंटरवेंशन है, उसी प्रकार से इंडिया नेपाल के बीच में चाइना का इंटरवेंशन है। कैसे इंटरवेंशन है? तो आप देख पाओगे आज के टाइम पर चाइना ने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कहाँ पर? नेपाल के अंदर, ठीक है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया है। प्लस उसके बाद आज के टाइम पर रिलेशन काफ़ी अच्छे देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आप देख पाओगे कनेक्टिविटी को भी इंप्रूव कर रहे हैं ये लोग, ठीक है। ये नेपाल वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये चाइना वाला, तो कनेक्टिविटी को भी इंप्रूव लगातार किया जा रहा है। तो इसकी वजह से भी क्या है, एक कंसर्न पैदा हो चुका है। और यहां पर आप कह सकते हो जब इतना बड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है चाइना का, तो कहीं ना कहीं इंडिया और नेपाल के जो रिलेशंस है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट होते हुए नजर आते हैं। चाइना आज के टाइम पर नेपाल को एज अ की पार्टनर देखता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में आपको मालूम होगा, चाइना आज के टाइम पर दुनिया भर को कनेक्ट करने के बारे में चर्चा करता है, चाहे वो सिल्क रोड हो गया, चाहे वो समुद्र के माध्यम से रास्ता हो गया, तो इसके बेसिस पर पूरे दुनिया को कनेक्ट करने के बारे में चर्चा करता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इसको कब लॉन्च किया गया था, कौन से साल में? आप इसके बारे में जरूर बताना। तो यहाँ पर चाइना बिल्कुल चाहता है हम लोग काफ़ी सारा पैसा इन्वेस्ट करें नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, और धीरे धीरे चाइना ये कर भी रहा है, ठीक है। नेपाल और चाइना के जो कॉपरेशन है वो रेगुलरली बढ़ रहे हैं, तो इसकी वजह से डेफिनेटली इंडिया और नेपाल के बीच में एक गैप क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये भी हम लोग देख पाएंगे, चाइना का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। प्लस इंडिया और नेपाल के बीच में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट रहता है, बॉर्डर डिस्प्यूट। अब आपको बॉर्डर डिस्प्यूट, बिल्कुल जैसे इंडिया चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो तो यहाँ पर चाइना की हरकतें ऐसी हैं। लेकिन अगर हम बात करें नेपाल और इंडिया के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट है, किस किस चीज़ को लेकर? काला पानी इशू, लिपू लेक लेकर, आपको मालूम होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। ये इशू काफ़ी तेजी से निकल कर आया था नवंबर 2019 में। नेपाल ने क्या किया, अपना एक नया पॉलिटिकल मैप रिलीज कर दिया, और अपना मैप रिलीज करते हुए क्या बोला कि जो हमारे भारत के कुछ पार्ट थे, काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, ये उत्तराखंड के पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, इन्होंने मैप में अपने हिस्से में दिखा दिया। मैं आपको दिखाता हूं, इस वाले मैप में आपको क्लियर कर पाऊंगा, ठीक है। सबसे पहली बात, आप यहां पर देख पाओगे पूरा मैप दिख रहा होगा, ये इंडिया का हिस्सा हुआ इधर, उसके बाद आपको ये नेपाल वाला रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इंडिया हुआ, ये नेपाल हुआ। जो ये जगह आपको दिख रही है ऐसे चोंच सी निकली हुई है ऊपर की साइड, ठीक है, जो ये चोंच सी ऊपर सी निकली हुई है, आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको दिखाता हूं, ये चोंच निकली हुई है, यहाँ पर काला पानी है, ये लिपू लेक है, और ये लिम्पियाधुरा है, ठीक है। ये होता क्या है, ये भारत के पार्ट है। तो अगर हम लोग इसका ओरिजिनल वर्जन देखें तो ये ऐसा देखने को मिलेगा। ये जो हिस्सा है, ये वाला आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला जो हिस्सा है ये इंडिया का पार्ट है, ये इंडियन टेरिटरी है। लेकिन नेपाल का जो वर्जन है, नेपाल ने अपने मैप में, आप देख पाओगे इस प्रकार से ये हिस्सा अपने मैप के अंदर दिखा दिया। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हुआ था, और नेपाल यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हो क्लेम करता है ये जो हिस्सा ये इनका है। जैसे चाइना क्लेम करता है यहाँ पर पूरी सारी चीज़ों पर, वैसे नेपाल आप देख पाओगे यहाँ पर ये क्लेम करता है ये वाला जो हिस्सा ये हमारा है। और इनफैक्ट नेपाल ने अपने मैप के अंदर ये दिखाया, जिसकी वजह से भी डिस्प्यूट काफ़ी बढ़ चुका था। अभी मीटिंग होने वाली है 12 जनवरी को, यहाँ पर गुजरात समिट होगा। नेपाल के जो करंट प्राइम मिनिस्टर है वो आएंगे भारत, हमने इसके बारे में डिस्कशन कर रखा है, वो भी अब ये इस मुद्दे को डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से इंडिया नेपाल के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स को सुलझा जा सकता है। क्लियर हुआ? आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी, और पता चल रहा होगा वीडियो का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मतलब सारी चीज़ आपको एक वीडियो में मिल रही है यार, फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें मिल रही हैं। आप अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, एक लाइक करके वीडियो को लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है। शेयर करने से वीडियो काफ़ी तक रीच होगा, और भी लोगों तक यहाँ पर सारी चीज़ें पहुँच पाएंगी। इसका PDF वगैरह सब आपको मिल ही जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन कस्टम्स इन इंडिया एंड स्पेन। इंडिया और स्पेन के रिलेशंस को भी हम डिस्कस करेंगे, खासकर ट्रेड रिलेशंस को। तो यहाँ पर 2 आर्टिकल हमारे GS पेपर 2 के तैयार हो रहे हैं। इंडिया नेपाल के बारे में कुछ स्टैटिक पोर्शन है जो कि हमारे तैयार हो चुके हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर इंडिया स्पेन को लेकर, तो चर्चा क्या है, तो हाल ही में हमारे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है एक अग्रीमेंट। वो अग्रीमेंट किस किस के बीच में है? इंडिया और स्पेन के बीच में यहाँ पर वो अग्रीमेंट हुआ है। किस चीज़ को लेकर? जो कस्टम मैटर है उसके ऊपर दोनों कंट्रीज कोऑपरेट करेंगी,
कस्टम मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां पर बेसिकली फोकस ये रखा गया, बहुत सारा कस्टम इलीगल ट्रेड होता है, उसको रोका जाए दोनों कंट्रीज के बीच में, इसके ऊपर यहां पर मेन फोकस रखा गया है। पहले तो आपको मैं मैप में दिखा देता हूं, यहां पर आप देख पाओगे हमारा महान भारत हुआ और इंडिया के कंपैरिजन में आपको स्पेन यहां पर ये नजर आएगा। ठीक है, ये रहा स्पेन। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में। स्पेन को थोड़ा सा जूम करके आप देख पाओगे तो इस प्रकार से आपको नजर आएगा। स्पेन के ऊपर आपको फ्रांस देखने को मिलेगा, इधर पोर्चुगल नजर आएगा, स्पेन के इधर आपको मेडिटेरेनियन सी नजर आएगा, ऊपर बे ऑफ बिस्के है। ठीक है, इन सब चीजों को देख लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इधर आपको एल्बोरन सी भी देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ? इधर आपको बेलरिक सी भी देखने को मिलेगा, छोटे छोटे आपको सी देखने को मिल जाते हैं। और फ्रांस के नीचे गल्फ ऑफ लॉयन आपको नजर आएगा, तो इनको भी अच्छे से एक बार देख सकते हो। अपना एटलस वगैरह भी अंदर भी अच्छे से देख सकते हो। फिलहाल तो आप यहां पर भी क्लियरली देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं की पॉइंट्स क्या हैं। की पॉइंट्स एग्जैक्टली ये बोलते हैं, तो अभी यहां पर जो इंडिया स्पेन के बीच में अग्रीमेंट हुआ है, ये बेसिकली एक लीगल फ्रेमवर्क है। इसमें क्या है, ये दोनों कंट्रीज क्या करेंगी, अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगी। जो इन दोनों कंट्रीज की कस्टम अथॉरिटीज होंगी, इनके बीच में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाएगा। नाउ कस्टम्स एग्जैक्टली होता है, देखो कस्टम्स जो है एक गवर्नमेंट एजेंसी होती है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है। ये क्या करते हैं, जो भी गुड्स कंट्री के अंदर आ रहा है या फिर कंट्री से जा रहा है, तो आप कह सकते हो जो फ्लो ऑफ गुड्स है इनटू और आउट ऑफ अ कंट्री, उन सब चीजों को रेगुलेट किया जाता है, उनको देखा जाता है। ठीक है, उनको देखा जाए कि कोई गलत गुड्स तो नहीं आ रहे हैं, इलीगल तरीके से कोई ट्रेड तो नहीं हो रहा है, तो उन चीज को देखा जाता है। तो यहां पर बेसिकली एक लीगल फ्रेमवर्क है जो कि अभी इंडिया और स्पेन के बीच में साइन करा गया। ये आप देख पाओगे यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि हाँ बिल्कुल एक एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और स्पेन के बीच में, किस चीज को लेकर, कस्टम मैटर्स को लेकर। तो यहां पर बेसिकली हम लोग देखने क्या वाले हैं, तो देखने वाले यह हैं कि जो कस्टम ऑफेंसेस हैं उसको देखा जाएगा, कस्टम ऑफेंसेस को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। अब क्वेश्चन यह है कस्टम ऑफेंसेस क्या होंगे, तो जैसे मैंने आपको बताया, खासकर जो कस्टम अथॉरिटीज हैं इनका मेन काम यह है कि कंट्री से कौन कौन से प्रोडक्ट्स, कौन कौन से गुड्स बाहर जा रहे हैं और कंट्री के अंदर कौन कौन से गुड्स आ रहे हैं इंडिया और स्पेन के बीच में। ठीक है, ये चीज देखी जाएंगी। तो इसके अंदर कुछ यहाँ पे विवाद भी क्रिएट हो सकता है, कुछ इलीगल मूवमेंट्स भी हो सकते हैं, अवैध तरीके से यहाँ पर व्यापार हो सकता है अलग अलग चीजों का। ठीक है, तो उन्हीं चीज को यहां पर बोला गया है, उनके ऊपर ध्यान रखा जाएगा। कस्टम ऑफेंस क्या होते हैं, कस्टम ऑफेंस होता है इलिसिट मूवमेंट, मतलब अवैध तरीके से यहां पर सामान को इधर से उधर करना। इंडिया स्पेन के बीच में अवैध तरीके से सामान इधर से उधर करेंगे तो वो यहां पर कस्टम ऑफेंस कहलाएगा। अब वो सामान कौन कौन सा हो सकता है, तो आप कह सकते हो अगर आप अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से कोई आर्म्स, ठीक है, कोई यहाँ पर वेपन्स हो गया, बॉम्ब्स हो गए, कुछ एक्सप्लोसिव हो गया, अगर एक्सप्लोसिव डिवाइसेस हो गए, इनको यहाँ पर इधर से उधर यहाँ पर भेजते हो, इन गुड्स का अगर फ्लो होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो वो कस्टम ऑफेंस खिलाएगा। ठीक है, तो इस ऑफेंस को रोकने के लिए एग्रीमेंट किया गया कि इंडिया स्पेन के बीच में यहाँ पर एक कस्टम ऑफेंस ना बढ़े। उसके बाद कुछ आर्ट एंड एंटीक्स होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे कंट्री के कुछ आर्ट्स होते हैं, कुछ स्कल्पचर्स होते हैं पुराने जमाने के, है ना, कुछ स्कल्पचर्स होते हैं, कुछ मूर्तियां होती है पुराने जमाने की, उनका इलीगल तरीके से ट्रेड ना हो, इलीगल तरीके से उनको इधर से उधर ना पहुंचाया जाए, इसको रोका जाएगा। उसके बाद कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स, मतलब जहरीले पदार्थ, ठीक है, जो कि काफी हद तक डेंजरस हो हमारे एनवायरमेंट के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए काफी खतरनाक हो, इनको भी रोका जाएगा। तो अगर ये सब, इन सब का व्यापार होता है इंडिया स्पेन के बीच में, तो वो कस्टम ऑफेंस के अंदर में आएगा। तो ये अग्रीमेंट इसलिए किया गया ताकि इंडिया स्पेन के बीच में इस चीज को रोका जाए, कस्टम ऑफेंसेस को रोका जाए। क्लियर हुआ? तो ये अग्रीमेंट किस लिए था, तो कहीं ना कहीं इससे इंडिया स्पेन के रिलेशंस इंप्रूव होंगे। क्लियर हुआ? ये हेल्प करेगा कंट्रीज को थोड़ा और ज्यादा विश्वसनीय बनाने के लिए, आपस में जो इनकी एक रिलायबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, प्लस यहां पर इंफॉर्मेशन इंक्रीज होगी, और प्लस जो कस्टम ऑफेंसेस हैं उनको रोक पाएंगे, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर कर पाएंगे, कस्टम ऑफेंडर्स जो भी ये काम कर रहे हैं, इलीगल तरीके से सामान इधर से उधर पहुंचा रहे हैं, उनको भी पकड़ा जा सकेगा। तो इससे क्या होगा, कंट्रीज का साथ विश्वास के साथ साथ रिलेशंस भी और ज्यादा डेवलप होंगे। अब इंडिया और स्पेन के रिलेशंस के बारे में आपको दो चार बातें बता देता हूं जिसके बारे में ध्यान रखना। अगर हम इंडिया स्पेन की बात करें तो इनके जो रिलेशंस है वो लगभग आप कह सकते हो कि 1956 से काफी अच्छे तरीके से इंप्रूव हुए हैं। 1956 से रिलेशंस काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। और पहला जो स्टेट विजिट है स्पेन के अंदर वो इंडिया के थ्रू किया गया था, आप कह सकते हो लगभग 2009 के अंदर। वहां पे 2009 के आसपास जब हमारे प्रेसिडेंट थे, जो भी प्रेसिडेंट थे, उनके थ्रू यहां पर पहला विजिट किया गया था स्पेन के अंदर। और जनवरी 2018 के अंदर अगर हम बात करें तो उस टाइम पर दोनों कंट्रीज के बीच में ज्वाइंट कमीशन ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन हुआ था। ठीक है, जो ट्रेड का मामला है, ठीक है, ट्रेड का मामला हो गया, इकोनॉमी हो गया, इन दोनों के बीच में दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी, इसकी 11वें लेवल की बातचीत हुई थी। ठीक है, ताकि इंडिया और जो स्पेन के खासकर व्यापार वाले रिलेशंस है उसको और ज्यादा मजबूत किया जा सके, क्योंकि व्यापार के मामले में दोनों के रिलेशंस काफी बेहतरीन है। यहां पर आप देख पाओगे स्पेन जो है ना, भारत का 7वां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोपियन यूनियन के अंदर।
ध्यान रखना पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर, बाय द वे यूरोपियन यूनियन के अंदर टोटल कितने नेशंस हैं नीचे कमेंट सेक्शन में आपको वो भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी नेशंस हैं उसमें से आप देख पाओगे जो स्पेन है, स्पेन 7वें नंबर पर आता है, ठीक है, व्यापार के मामले में। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, जरूर ध्यान रखना इसके बारे में। ये पॉइंट आप नोट डाउन करके रख सकते हो इंडिया और स्पेन के रिलेशंस को लेकर। क्लियर हुआ। और जो बायलेटरल ट्रेड है दोनों कंट्रीज का, ठीक है, जो बायलेटरल आप कह सकते हो व्यापार है दोनों कंट्रीज का, साल 2018 के अंदर बात करें तो वो लगभग 6.31 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास देखने को मिला है और वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। आज के टाइम पर ये काफी हद तक आगे पहुंच चुका है। तो अपने आप में ये एक इंपॉर्टेंट कंट्री देखने को मिलेगा भारत के लिए। तो स्पेन एक इंपॉर्टेंट कंट्री है, जरूर ध्यान रखना। इंडिया यहां पर स्पेन में काफी सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, जैसे ऑर्गेनिक केमिकल्स हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, टेक्सटाइल्स हो गया, कपड़े हो गए, गारमेंट्स, आयरन, स्टील प्रोडक्ट्स हो गया, ऑटोमेटिव कंपोनेंट्स, मैरीन प्रोडक्ट्स हो गए, लेदर गुड्स हो गए। तो ये सारी चीजें भारत एक्सपोर्ट करता है स्पेन के अंदर। और स्पेन आज के टाइम पर 15वां लार्जेस्ट इन्वेस्टर है इन इंडिया, मतलब बहुत सारा पैसा स्पेन आज के टाइम पर भारत में इन्वेस्ट करता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई करता है, ठीक है, डायरेक्टली यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। एक और क्वेश्चन आप लोगों से यहीं पर बनता है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, नीचे कमेंट सेक्शन बता दो। आज आप लोगों से बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। क्लियर हुआ। तो यहां पर आप देख पाओगे लगातार स्पेन इन्वेस्टमेंट के मामले भी काफी आगे है। 15 लार्जेस्ट इन्वेस्टर, 15वां नंबर पर लार्जेस्ट इन्वेस्टर देखने को मिलेगा भारत के अंदर। और बहुत सारे स्टॉक्स के अंदर यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है स्पेन ने भी, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है। देन उसके बाद आज के टाइम पर रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ऑटो कंपोनेंट हो गया, वाटर डिसैलिनेशन। वाटर डिसैलिनेशन का मतलब है कि जो खारा पानी है उसके अंदर से जो खारा पना है, नमकीन पानी है, नमक है उसके अंदर से वो निकाला जाए, उसके अंदर भी एक कॉपरेशन देखने को मिलेगा। इंडिया स्पेन मिलकर काम कर रहे हैं। उसके बाद कल्चरल और एकेडमिक रिलेशंस के बारे में बात करें तो इंडिया और स्पेन के यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट रिलेशंस यहाँ पर मैटर करते हैं। अगर हम लोग एक चीज़ ये भी देखें, संस्कृति के मामले में यहाँ पर इंडिया और स्पेन के जो बायलैटरल रिलेशंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है, लगभग इसको बोला जाता है कैसा डाला इंडिया, ठीक है, होम स्ट्रीट करके यहाँ पर इसका नाम है। इस प्लेटफॉर्म को फाउंड किया गया था 2003 के अंदर। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बोला गया इंडिया और स्पेन के जो इंडो स्पेनिश रिलेशनशिप हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। किस किस सेक्टर में? कल्चर के सेक्टर में, एजुकेशन के सेक्टर में, कोऑपरेशन के सेक्टर में, एंटरप्राइज के सेक्टर में। तो आप कह सकते हो रिलेशंस इन सब चीज़ों के अंदर दोनों कंट्रीज मिलकर कोऑपरेट कर रही हैं, दोनों कंट्रीज मिलकर फोकस ये कर रही हैं कि दोनों कंट्रीज के अंदर एजुकेशन, कल्चर या कोऑपरेशन है उसको और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। क्लियर हुआ। उसके बाद जो ICCR है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, यहाँ पर इन्होंने कुछ मेला वगैरह लगाया, एग्जीबिशंस वगैरह करे हैं। आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर ये सारे होस्ट करे गए थे स्पेनिश सिटीज़ के अंदर। स्पेन के अंदर काफ़ी सारे शहर हैं, वहाँ पर ये सारे होस्ट करे गए थे। रिलीजन्स ऑफ इंडिया, स्ट्रीम्स ऑफ इंडिया करके यहाँ पर ये सारी चीज़ें होस्ट करी गई थी 2015 में। तो इससे भी रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव हुए। तो आज के टाइम पर इंडिया का डायस्पोरा अगर हम लोग देखें तो स्पेनिश स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बात करते हैं हम लोग, जो इंडियन पॉपुलेशन है स्पेन के अंदर वो 9000 थी 2001 के अंदर। तो लेकिन 2001 में यहाँ पर लगभग 9000 लोग थे इंडिया के स्पेन में, लेकिन 2015 के अंदर ये इंक्रीज होकर कितने हो चुके हैं? 34,761। तो यहाँ पर भी रिलेशन मैटर करते हैं और ये डेटा 2015 का है और 2015 तक ही डेटा अवेलेबल है स्पेनिश स्टैटिस्टिक्स के अंदर कि जो इंडियन पॉपुलेशन है वो स्पेन के अंदर इंक्रीज हुई है, ठीक है। 9000 से आज के टाइम पर लगभग 34,000 से भी ज़्यादा, लगभग आप कह सकते हो 35,000 के आसपास लोग स्पेन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। फिर उसके बाद इसको आप लोग रीड कर सकते हो, दोनों कंट्रीज़ के बीच में और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, बायलैटरल एग्रीमेंट, जैसे एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिविल एविएशन एग्रीमेंट, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस। ये सारे एग्रीमेंट अलग अलग सालों में साइन करे गए। इसको रीड कर लेना, PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं रीड ही करूंगा तो इससे कोई फायदा रहेगा नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगले आर्टिकल में चर्चा की गई है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में। तो ये प्रोजेक्ट क्या है इसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने यहाँ पर एक स्कीम को अप्रूव किया है और वो स्कीम क्या अप्रूव करी गई है? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2। मतलब ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर है इसका फेज 2 अप्रूव किया गया है। फेज 1 भी था, बिल्कुल था, अब ये फेज 2 अप्रूव किया गया है। इसमें क्या होगा, जो राज्य हैं राज्यों के बीच में ट्रांसमिशन सिस्टम को आगे बढ़ाया जाएगा। आप कह सकते हो पावर्स को ट्रांसमिट किया जाएगा। मतलब क्या है इसको मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। तो पहले मैं आपको ग्रीन एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर 1 के बारे में बता देता हूं। ये ग्रीन एनर्जी इकोनॉमिक कॉरिडोर 1 आज के टाइम पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, ये लागू है। कौन कौन से राज्यों के बीच में? गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, इन सारे राज्यों के अंदर आज के टाइम पर ये कॉरिडोर प्रोजेक्ट चल रहा है, ये लागू किया गया है, ठीक है। यहां पर आप कह सकते हो ये क्या है, ये जो पूरे स्टेट्स हैं ये कैसे काम कर रहे हैं? यहां पर ग्रिड इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है। ग्रिड इंटीग्रेशन और पावर इवैक्यूएशन, इसका मतलब क्या है?
पावर इवैक्यूएशन का मतलब है, देखो, एक ऐसी फैसिलिटी जहां पर पावर को, जैसे मान लो बिजली को बनाया जा रहा है, ठीक है, पावर को जनरेट किया गया, उसको तुरंत ही ट्रांसमिट कर दिया गया, तुरंत यहां पर एक जगह से दूसरी जगह पर भेज दिया गया, ट्रांसमिट कर दिया गया, किससे, एक जनरेटिंग प्लांट से ग्रिड के अंदर ट्रांसमिट किया गया और फिर उससे आगे आप कह सकते हो जगह जगह पर ट्रांसमिट कर दिया गया। तो बेसिकली इन स्टेट्स के बीच में पावर को ट्रांसमिट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, आपको ध्यान रखना है। लेकिन जो पावर जनरेशन है वो हमारे तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी से हो रहा है, इसी वजह से इसको ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बोल रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको बताऊंगा ग्रिड वगैरह क्या होता है, वो भी आगे मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी जो अप्रूवल है वो फेज 2 वाला है, ठीक है, इसको अप्रूव किया गया है, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो यहां पर इसके अंदर क्या हो गया है, इसके अंदर हम लोग ग्रिड इंटीग्रेशन करेंगे, ग्रिड को इंटीग्रेट करेंगे, ग्रिड जो है मिलकर काम करेगी काफी सारे राज्यों की, और हम लोग पावर कितना ट्रांसमिट करने वाले हैं, पावर इवैक्यूएशन लगभग 20 गीगावाट का होने वाला है। 20 गीगावाट तक की जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इन स्टेट्स के अंदर ट्रांसमिट करी जाएगी, एक दूसरे के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचाई जाएगी, जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। आप अगर मैप में देख पाओगे तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से एग्जैक्टली आप कह सकते हो तमिलनाडु तक यहाँ पर पावर को ट्रांसमिट करने के बारे में चर्चा करी जा रही है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, सब जगह पर पावर को ट्रांसमिट करने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्लियर हुआ? तो ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम है बेसिकली ये आने वाले 5 सालों के अंदर तैयार होगा, 2021 से लेकर 2025-26 तक यहाँ पर तैयार करने के बारे में फोकस रखा गया है, और पैसा भी काफ़ी सारा यहाँ पर खर्चने वाले हैं, 12,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चने वाले हैं। इसके अंदर क्या होगा, इंटर स्टेट ट्रांसमिशन होगा। मैं ट्रांसमिशन के बारे में अब डायरेक्टली आता हूँ। ट्रांसमिशन कैसे होता है, देखो, जो पावर है, पावर को कैसे सप्लाई करते हो, इस प्रकार से सप्लाई किया जाता है ना। अब जब पावर्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, ग्रिड वगैरह क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। पहले तो आपने क्या करा, यहां पर आपने पावर को जनरेट कर लिया, मान लो इलेक्ट्रिसिटी को आपने बना लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को बना लिया। अब क्या होता है, यहां पर एक सबस्टेशन होता है, फिर उसके थ्रू यहां पर इलेक्ट्रिसिटी को रखा गया, फिर यहां से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, ट्रांसमिशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन, ठीक है, यही वाला प्रोसेस लगाया गया है। तो ये ट्रांसमिट होगी आगे, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर एक सबस्टेशन आता है, फिर उसका ट्रांसमिशन के बाद यहाँ पर इसको कंट्रोल करने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप देख पाओगे अलग अलग पोल्स होते हैं, अलग अलग पोल्स के बाद आपके घरों में, बिल्डिंग्स में जो है सप्लाई जाती है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है, वो यहाँ पर पोल से जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर ट्रांसमिशन के बारे में चर्चा की जा रही है कि हम लोग क्या करेंगे, ये जो ट्रांसमिशन है ये करेंगे। ग्रिड आपको ये देखने को मिलेगा, इसको हम लोग ग्रिड बोलते हैं एग्जैक्टली, ये जो पूरा सिस्टम है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है बेसिकली उसको ट्रांसमिट किया जाएगा इन सारे स्टेट्स के बीच में, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से जनरेट करेंगे, इसी वजह से इसको एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बोला गया है। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग सिंपल शब्दों में समझ गए होंगे। बेसिकली क्या है, पूरे देश भर में यहाँ पर क्या होता है, हम लोग इस ट्रांसमिशन लाइन से अपने जो भी एनर्जी है उसको पहुँचाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग सपोज कर सकते हो एक बात, जैसे हम लोग अगर हम लोग इस मैप पर आएँ, एक मैंने आपके साथ अभी मैप शेयर किया था, इस मैप में अगर हम लोग एक चीज़ देखें, मान लो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर यहाँ पर एक ग्रीन एनर्जी बनाई जा रही है, ठीक है, ग्रीन एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं, मतलब सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके हम लोग बिजली को बना रहे हैं। अब मान लो तमिलनाडु के अंदर क्या हुआ, एनर्जी की कमी पड़ चुकी है, तो एनर्जी को कैसे पहुंचाया जाएगा, ठीक है। हमारे देश भर में जो नेशनल ट्रांसमिशन लाइन्स हैं वो कौन से देखने को मिलेंगे, ये आपको नेशनल ट्रांसमिशन लाइन देखने को मिलेगी, इसके माध्यम से हम लोग एनर्जी को पहुंचा देंगे। अब एनर्जी को क्यों पहुंचाया जा रहा है, देखो, सबसे बड़ी बात, एनर्जी को हम स्टोर तो कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन स्टोर करने में बहुत खर्चा आता है, स्टोर करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो स्टोर करने के बजाय इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती रहती है और ट्रांसमिट होती रहती है। तो यही मेन मकसद है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर यहाँ पर हमारे देश भर में बहुत सारे राज्यों को कनेक्ट करी जाएगी, और ये जो ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 है, इसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो लगभग 12,000 से ज़्यादा करोड़ रुपया खर्चा जा रहा है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, एक आप कह सकते हो ट्रांसमिशन कर सकते हैं स्टेट्स के अंदर यहाँ पर क्या होगा, हम लोग इन इलेक्ट्रिसिटी को इधर से उधर पहुंचा पाएंगे। क्लियर हुआ? इसका मैंने आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझा दी हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखो, जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, उसको सब जगह पर पहुंचाया जाए, ठीक है, उसको एक तरीके से नेशनल ग्रिड से, नेशनल ट्रांसमिशन लाइन से पहुंचाया जाए। नेशनल ट्रांसमिशन लाइन मैंने आपको बताया, बड़े बड़े वायर्स जो हैं कनेक्ट करे गए सभी जगह पर, तो ये इसका मेन मकसद है। और उसका हमारा ये भी मेन मकसद है हमारा कि हम लोग लगभग 450 गीगावाट तक की जो एनर्जी है उसको इंस्टॉल करें लगभग 2030 तक। तो 2030 तक हम लोग मेन फोकस ये देख रहे हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को, ऐसी एनर्जी को प्रोड्यूस करें जो कि एक तरीके से ग्रीन एनर्जी हो। क्लियर हुआ?
अगला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी उजाला स्कीम को पूरे 7 साल पूरे हो चुके हैं। तो उजाला स्कीम क्या है, मैं आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि स्कीम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये न्यूज में क्यों, क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सक्सेसफुली 7 साल पूरे कर लिए हैं एलईडी लाइट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। आपको मालूम होगा उजाला स्कीम के अंदर एलईडी लाइट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। उजाला की फुल फॉर्म क्या है, उजाला उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल प्रोग्राम्स। तो इसके बारे में ध्यान रखना। ये जो इनिशिएटिव है इसका मेन मकसद था कि हम लोग एलईडीज को एक तरीके से पूरे कंट्री में प्रोवाइड करवाएं, और हम लोगों ने 36.78 करोड़ जो एलईडीज हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करी हैं पूरे देश भर में उजाला स्कीम के अंदर। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 के अंदर। आपको ध्यान रखना है, हमारा मेन मकसद था हम लोग पूरे देश भर में जो ये एलईडी बल्ब्स हैं इसको बांटें। इससे क्या होगा, एनर्जी सेव भी होगी, क्योंकि एनर्जी को कम कंज्यूम करता है, हम लोग एनर्जी को बचा भी पाएंगे। तो ये हमारा मेन मकसद था। उजाला स्कीम ने कितना कुछ अचीव किया है, तो बहुत कुछ अचीव किया है। देखो उजाला स्कीम काफी अच्छी तरीके से काम कर चुकी है। पहले यही जो एलईडी बल्ब्स हैं वो 300 या 350 रुपए का मिलता था एक बल्ब, आज के टाइम पर ये 70 या 80 रुपए का मिल रहा है। प्लस बल्ब को अफोर्डेबल बनाने के साथ साथ एनर्जी को बचाया जा रहा है। ठीक है, काफी सारी एनर्जी को हम लोग बचा चुके हैं, क्योंकि जो पुराने वाले बल्ब्स थे उसके अंदर एनर्जी काफी ज्यादा लगती थी। अब एनर्जी को बचाया गया तो उससे क्या हुआ, कार्बन एमिशन कम हुआ, पॉल्यूशन हमने कम किया है। बताया गया हम लोगों ने काफी लंबे समय से लगभग 386 करोड़ जो टन्स हैं कार्बन एमिशन वो हमने कम किया है। तो कार्बन एमिशन भी लगातार कम हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो अपने आप में ये जो एलईडी का प्रोग्राम था काफ़ी अच्छा था। तो उजाला स्कीम की फुल फॉर्म जरूर ध्यान रखना। उसके बाद उजाला स्कीम का मेन पर्पस क्या है, एलईडीज को पहुंचाना प्लस एनर्जी को यहाँ पर कंजर्वेट करना, एनर्जी को बचाना, ये भी हमारा मेन मकसद था। क्लियर हुआ। प्लस एनर्जी को बचाने के लिए हम लोग और भी स्कीम्स चलाते हैं, हमारी भारत सरकार और भी स्कीम्स यहाँ पर चलाती है। इस स्कीम के बारे में आप लोग सिर्फ और सिर्फ रीड कर सकते हो, यहाँ पे मैं भी रीड करूंगा तो इससे कोई फायदा नहीं है। तो इसका जो पीडीएफ मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लस उजाला स्कीम के बारे में बताना था तो मैंने आपको बता दिया। अब आई होप आप लोगों ने वीडियो अच्छे से सुना है। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू IHS इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विस मार्केट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करें तो इंडिया जो है जापान को ओवरटेक कर देगा, एशिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा भारत। और ये कौन से साल तक होने वाला है ये आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन से आर्टिकल में, हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में चर्चा की गई है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, बेसिकली ये लागू होना चाहिए हमारे पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंदर। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट के अंदर है या डीपीएसपी के अंदर है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है इन्होंने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है एक स्कीम के, ठीक है, एक स्कीम है उसके 7 साल पूरे हो चुके हैं, और उस स्कीम के अंदर हम एलईडी लाइट्स को सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस स्कीम का नाम क्या है, प्रॉपर आपको फुल फॉर्म बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो स्पेन है वो इंडिया का एक लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन के अंदर, लेकिन कौन से नंबर पर आने वाला ट्रेडिंग पार्टनर है वो नंबर आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो महाकाली रिवर है इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एक तो कालीगंगा नाम हो गया, एक और नाम है उस नाम को भी आपको बताना है, और ये रिवर इस नाम से जो है उत्तराखंड के अंदर जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, कौन से आर्टिकल, मतलब हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया है कि आप लोग अपने रिलीजन को मतलब आगे प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई से भी रिलीजन को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी रिलीजन का, अपने रिलीजन का प्रसार कर सकते हो। तो वो कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है आपको ये भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप आप लोगों ने अच्छे से सारी चीज़ों को सॉल्व कर लिया है। इन सभी के आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, लेकिन कोशिश करना कि आप लोग यहाँ पर खुद इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था लेकिन पूरा वर्थ इट है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वीडियो में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला है और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया है। और फटाफट वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके अपना सपोर्ट दिखा दो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।